चढ़ावा चोरी के मामले की, जहां आरोपियों पर लगातार शिकंजा कसता जा रहा है। मंदिर में चोरी के खुलासे की जांच के लिए बनी एसआईटी आज अपनी फाइनल रिपोर्ट सौंपने जा रही है। उम्मीद है कि एसआईटी की रिपोर्ट में कई और बड़े खुलासे होंगे, जिसके बाद आरोपियों के खिलाफ सख्त एक्शन होगा। वहीं चढ़ावा चोरी की 3 आरोपियों टिंकू यादव, सुभाष और रमाशंकर मिश्रा से मैराथन पूछताछ हो रही है। वहीं आरोपी लवकुश के निर्माणाधीन मकान पर भी एक्शन हो रहा है। तो बड़ी खबर, आज एसआईटी की फाइनल रिपोर्ट सामने आने वाली है। फाइनल रिपोर्ट में क्या कुछ होता है, क्या और भी नाम इसमें शामिल होते हैं, या वो नाम जिनको लेकर के तमाम सवाल उठ रहे हैं वो इस रिपोर्ट का हिस्सा नहीं होंगे। ये तमाम सवालों के जवाब फाइनल रिपोर्ट सबमिट के बाद ही सामने आएगी। और वो आरोपी जो पहले से ही पुलिस के शिकंजे में हैं, उन पर और सख्ती बढ़ती हुई नजर आएगी। और राम मंदिर चढ़ावा चोरी से जुड़ी एक बड़ी खबर आपको बताते हैं। आज एसआईटी फाइनल रिपोर्ट दे सकती है। एसआईटी की फाइनल रिपोर्ट में कई बड़े खुलासे की उम्मीद है। जिम्मेदारों की पहचान कर जवाबदेही तय हो सकती है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एसआईटी चढ़ावा चोरी मामले में अपनी अंतिम रिपोर्ट अपर मुख्य सचिव संजय प्रसाद को सौंप सकती है। फाइनल रिपोर्ट में चोरी के लिए जिम्मेदारों की पहचान कर जवाबदेही भी तय की जा सकती है। और चढ़ावा चोरी मामले में एसआईटी की फाइनल रिपोर्ट तैयार हो गई है। सूत्र बता रहे हैं, रिपोर्ट में जवाबदेही तय करने की भी सिफारिश है। प्रबंधन में बड़े बदलाव हो सकते हैं, यानी कि जिस आधार पर ये रिपोर्ट तैयार की गई है उसमें क्योंकि सजेशंस भी है, ना सिर्फ जांच है बल्कि जांच के बाद जो सजेशंस है वो भी एसआईटी की टीम अपनी रिपोर्ट में दे रही है। रिपोर्ट में चढ़ावे की गिनती पर भी फोकस होगा, यानी गिनती कैसे पारदर्शी तरीके से हो पाए, सिस्टमैटिक तरीके से हो पाए, निजी भरोसे से ज्यादा अब एक प्रोफेशनल सिस्टम हो, एक सिस्टमैटिक तरीके से गिनती हो, गणना हो, उसको लेकर के भी सिफारिश होगी। और साथ ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से नजर रखने की सिफारिश भी की गई है, सूत्र बता रहे हैं। यानी जो एसआईटी की रिपोर्ट है उसमें तमाम निर्देश भी दिए गए हैं, सिफारिशें की गई हैं। सिफारिशें इस बात को लेकर कि आगे कभी ऐसा फिर से ना हो, उसको लेकर क्या कदम उठाए जाने चाहिए। विनोद मिश्रा हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। विनोद, आज एसआईटी की टीम फाइनल रिपोर्ट सौंपेगी। हो सकता है कुछ और बड़े नाम हो सकता है कि जिन नामों पर आरोप लग रहे हैं उनके नाम इसमें ना हो, और सिफारिशें कौन कौन सी होती होंगी ये भी देखना होगा। देखिए, उम्मीद की जा रही है कि आज एसआईटी अपनी रिपोर्ट जो है सौंप देगी, क्योंकि रिपोर्ट जो खबर है कि रिपोर्ट तैयार हो गई है। एक्सटेंशन 15 दिन का मिला था एसआईटी को, 15 दिन का और वक्त दिया गया था, और ये आज वो तारीख जो है वो पूरी हो रही है 15 तारीख को। लिहाजा उम्मीद की जा रही है कि आज एसआईटी की रिपोर्ट देगी। 2 बड़ी बातें हैं। पहली बार जो एसआईटी ने प्रारंभिक जांच की थी उसमें जो फोकस था वो क्राइम पर था, यानी कि चढ़ावा चोरी पर था। लिहाजा एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट में उन बिंदुओं को मेंशन किया जिससे साबित हो सके कि चढ़ावा चोरी हुई, और रिपोर्ट में साफ कहा गया कि चढ़ावा चोरी हुई है। 40 दिन के अंदर 70 बार सीसीटीवी कैमरे में चोर पकड़े गए हैं। तो इस आधार पर 8 लोगों के खिलाफ एफआईआर हुई थी। अब एसआईटी ने इस जांच को और बृहद किया और ये फोकस किया कि इस पूरी प्रक्रिया में कहां गड़बड़ियां थी, कहां लूप होल्स थे, और कौन कौन लोग इस पूरे सिस्टम के लिए जिम्मेदार है। जो हमारे पास जानकारी है उस मुताबिक जो पूरी प्रोसेस था मैनेजमेंट का, उसमें भी लैप्सेस थे, उसमें भी लीकेज थे, और इसके लिए 2 लोग जिम्मेदार थे। एक तो अनिल मिश्रा, जिसका जिक्र पहले भी एसआईटी की रिपोर्ट में किया गया है, और दूसरी जो जिम्मेदार व्यक्ति थे वो है चंपत राय। इनके पास पूरा मैनेजमेंट था, इन्हीं दोनों के पास। और एसआईटी अपनी रिपोर्ट में इस बात को मेंशन करती है कि मैनेजमेंट में दिक्कतें थी, सिफारिशों पर लोगों की नियुक्तियां हुई, बैंक की जिम्मेदारी भी इसमें थी। बैंक ने उन लोगों को नियुक्त किया जो सफाई कर्मी के तौर पर जिसको नियुक्ति होनी थी, हाउसमेन, वो उनकी नियुक्ति जो है वो गणना में उनकी ड्यूटी लगा दी गई। तो ये भी एक तरह से एक बड़ा लैप्स था। तो ये मेंशन किया गया इसके, और इसके आधार पर कई लोगों पे सवाल भी उठाए गए हैं। इसके अलावा कई सारे रिकमेंडेशन भी एसआईटी ने किए, सिर्फ अपनी जांच क्राइम तक फोकस नहीं किया है, रिकमेंडेशन किया कि कैसे इसमें बदलाव हो सकता है और कैसे एसओपी को पालन करके बेहतर। बिल्कुल, रिकमेंडेशंस भी जरूरी है ताकि फिर से इसका दोहराव ना हो। विनोद बने रहे, उन रिकमेंडेशंस को भी आपसे समझेंगे कि जो इस रिपोर्ट में शामिल हो सकते हैं। लेकिन बड़ी खबर यह है कि रमाशंकर मिश्रा और सुभाष श्रीवास्तव से पूछताछ आज अयोध्या पुलिस करीब 14 घंटे तक पूछताछ करने वाली है। कस्टडी रिमांड को लेकर पूछताछ करेगी पुलिस। दान पेटी की चाबी से जुड़े अहम राज खंगाले जाएंगे। तिन्नू और मनीष की कस्टडी रिमांड भी मांगी जा सकती है। तो रमाशंकर मिश्रा और सुभाष श्रीवास्तव, इन दोनों से आज फिर पूछताछ होगी। बताया जा रहा है लंबी पूछताछ आज हो सकती है। दान पेटी की जो चाबी है, साथ ही कस्टडी को लेकर के भी अब पुलिस आगे कार्रवाई को बढ़ा सकती है। और कार्रवाई को लेकर जानकारी दे विनोद।
बिल्कुल, देखिए इन 2 आरोपियों की रिमांड के लिए पुलिस ने एप्लीकेशन मूव किया था। कल इस पूरे मामले पर सुनवाई हुई कोर्ट में और 14 घंटे की रिमांड इनकी मिली हुई है। इस रिमांड पर लेकर पुलिस का फोकस ये होगा कि इनकी निशानदेही पर बरामदगी हो। हमने देखा है कि अब तक जितने भी आरोपियों की पुलिस ने रिमांड ली है, चाहे वो अविनाश शुक्ला की हो, चाहे लवकुश मिश्रा, करुणेश पांडे, अविनाश मिश्रा की, इन सब की रिमांड लेने के बाद पुलिस ने उनकी निशानदेही पर उनकी गाड़ियों को, उनके ज्वेलरी, उनके पास से नगद का जो है वो बरामदगी की है। चूंकि पुलिस को कोर्ट में ये साबित करना है कि ये जो चोरी हुई है उसकी कितनी बड़ी रकम उन्होंने कहाँ कहाँ कैसे बरामद किए थे, पूरी कहानी फ्रेम करनी होगी। आपको याद होगा कि अनुभव मिश्रा को जब पुलिस ने रिमांड पर लिया था तो उसने पूरा रूट बताया था कि कहाँ से चोरी करके और कहाँ उसका बंटवारा करते थे। उसके बाद लवकुश मिश्रा और करुणेश पांडे को जब रिमांड पर लिया तब उनसे पूछताछ करके उनकी निशानदेही पर एक कार बरामद की थी। तो ये बरामदगी जरूरी है पुलिस के लिए अपनी जांच को आगे बढ़ाने के लिए, ताकि कोर्ट में इस बात को प्रूफ किया जा सके कि जो चोरी इन्होंने की उस रकम को कहाँ कहाँ लगाया, कैसे कैसे इन्वेस्ट किया। आपको याद होगा कि इस पूरे मामले में पुलिस ने उनके जो प्रॉपर्टीज है उनके डॉक्यूमेंट्स भी चेक किए हैं, जो उनके पुश्तैनी घर है, जो उनको नया घर बनवाया। इतना ही नहीं, उनके रिलेटिव्स के भी डॉक्यूमेंट्स को पुलिस खंगाल रही है। उनके पैन कार्ड को उनके आधार कार्ड से मिला, आधार कार्ड और पैन कार्ड के बिना पर तय किया जा रहा है कि कहाँ कहाँ प्रॉपर्टी उन्होंने खरीदी है या बैंक में कहीं उन्होंने जमा किया है। तो ये तमाम प्रोसेस है पुलिस का, जिसके लिए पुलिस लगातार इन लोगों की रिमांड ले रही है। रिमांड के बाद पूछताछ के यहाँ पर उनकी निशानदेही पर बरामदगी कर रही है। बिल्कुल, विनोद बने रहे हमारे साथ। और चढ़ावा चोरी मामले से जुड़ी एक और बड़ी खबर यह है कि आरोपी लवकुश मिश्रा की मुश्किलें बढ़ गई हैं। एडीए ने निर्माणाधीन मकान पर नोटिस चस्पा किया है। 15 जुलाई तक वैध दस्तावेज देना होगा। दस्तावेज नहीं देने पर मकान सील किया जा सकता है। तो बड़ी खबर, अयोध्या डेवलपमेंट अथॉरिटी ने निर्माणाधीन मकान पर अब नोटिस लगाया है। हालांकि नोटिस का जवाब अभी तक दिया नहीं गया है लवकुश मिश्रा या उनके परिवार की तरफ से। और देखिए, इन सबके अलावा मंदिर के डोनेशन मैनेजमेंट और मॉनिटरिंग सिस्टम में बड़े बदलाव की सिफारिश का भी रिपोर्ट का एक हिस्सा हो सकती है। एसआईटी ने पहले ही कहा है कि जांच के दौरान वित्तीय रिकॉर्ड, बैंकिंग ट्रांजैक्शंस, इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य, दस्तावेजी रिकॉर्ड, सीसीटीवी फुटेज, गवाहों और आरोपियों के बयान समेत सभी अहम पहलुओं की जांच की गई है। अंतिम रिपोर्ट में पूरी तस्वीर साफ होगी। उधर यूपी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने कहा कि दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। जांच टीम इस पर काम कर रही है। हमारी पार्टी और पूरा हिंदू समाज लड़ करके राम मंदिर का निर्माण कराएंगे। और जो घटना हुई है उससे मुझे भी बहुत वेदना है, लेकिन जिस प्रकार से सरकार और कॉलेज की ट्रस्ट के लोग काम कर रहे हैं, ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण घटना दोबारा ना हो, उस पर भी काम हो रही है। और साथ ही साथ चाहे वो छोटे हो चाहे बड़े हो, जो भी दोषी हो, सख्त कार्रवाई उनके ऊपर होनी चाहिए और होगी। और विनोद, जांच के साथ साथ रिकमेंडेशंस भी जरूरी हैं ताकि आगे फिर से ऐसा ना हो। इसके लिए क्या क्या इस फाइनल रिपोर्ट में रिकमेंडेशंस हो सकते हैं? देखिए, पहला तो रिकमेंडेशन जो सोर्सेज दावा कर रहे हैं कि पूरे सिस्टम में जो सीसीटीवी कैमरे लगे थे उनको एआई इनबिल्ड करना चाहिए, ताकि इस तरह की चोरी या इस तरह की घटना जो है उसको पकड़ा जा सके समय रहते हुए। जो 45 डेज का टेन्योर था कि उसके बाद जो है ऑटो डिलीट हो जाता था फुटेज और रीराइट हो जाता था, उसको भी बढ़ाने की बात की गई है कि उसको कम से कम 80 दिन या 65 दिन जो है वो रखा जाए, ताकि उसके इस दौरान कोई ऐसी घटना होती है तो हम सीसीटीवी फुटेज से उसके पता कर पाए। दूसरा रिकमेंडेशन ये है कि जो पूरा प्रोसेस है, जो एसओपी है, उसका पालन नहीं किया गया, तो एक सख्त एसओपी बने और उसका फुली जो रिकमेंडेशन हो उस एसओपी में उसको फॉलो किया जाए, उसको पूरा किया जाए। माना जा रहा है कि बैंक की भूमिका को लेकर सवाल है, क्योंकि बैंक ने जिन कर्मचारियों की नियुक्ति की, भले उस सिफारिश पे ही की हो, लेकिन उनकी जिम्मेदारी गणना में कर दी। तो काउंटिंग में कौन से लोग हो सकते हैं, उनकी क्वालिफिकेशन क्या होगी, क्या उस पूरी व्यवस्था को इस रिकमेंडेशन में लिखा गया कि कैसे जो काउंटिंग वाले लोग होंगे उनकी अपॉइंटमेंट होगा, उनको नियुक्ति की जाएगी, उनके लिए ड्रेस क्या होगा, उनके लिए आई कार्ड क्या होगा, उनके लिए सर्विलांस कैसी व्यवस्था की जाएगी, जो काउंटिंग सेंटर होगा वहां की सुरक्षा कैसी होगी, वहां पे पुलिस की कितनी तैनाती होगी, कैसे उन पर नजर रखी जाएगी, किन किन घटनाओं में जो है
किस तरीके से पूरी काउंटिंग का प्रोसेस होगा, यानी कि जो शिफ्ट है वो चेंज किया जाएगा, रोटेशन पे शिफ्ट होगा, 2 शिफ्ट रखा जाएगा या सिंगल शिफ्ट होगा। जो कर्मचारी होंगे वो कम से कम रोटेशन में होंगे, आज जो कर रहे हैं वो कल नहीं करेंगे, रोटेशन उनको दिया जाएगा ताकि एक ही आदमी की मोनोपोली या कुछ ही लोग की मोनोपोली उस पर न बन पाए। तो ये प्रोसेस जो है, रिकमेंडेशन जो है वो एसआईटी की तरफ से दिए गए हैं। इसके अलावा कहा यह जा रहा है कि एसआईटी मानती है कि इस पूरे मामले में जिस तरह से सिफारिशों के आधार पर नियुक्तियां हुई, वो नियुक्तियां उस तरह से नहीं होनी चाहिए। चाहे ट्रस्ट के कोई बड़ा पदाधिकारी भी क्यों ना हो, किसी को ट्रस्ट में ऐसे नहीं रख पाएगा, उसके लिए बकायदा प्रोसेस होगा, उस प्रोसेस को फॉलो करना होगा। उसके बाद ही किसी की भी नौकरी होगी या किसी को भी गणना सेंटर तक ले जाया जाएगा। तो ये प्रोसेस को फॉलो करने के लिए ज्यादा जोर दिया गया है। माना जा रहा है कि एसओपी का पालन ठीक ढंग से नहीं हुआ और इसके लिए बैंक की भूमिका को भी लेकर सवालों की घेर में खड़ा किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि बैंक ने भी अपनी जिम्मेदारी पूरी तरह से नहीं निभाई है। एसआईटी की रिपोर्ट में इस बात का भी शायद जिक्र किया गया है। हमारे सोर्सेज दावा कर रहे हैं कि एक बड़ा सवाल जो है बैंक को लेकर भी है और ये उम्मीद की जा रही है कि बिल्कुल बैंक कर्मचारी और ये तमाम आरोपी जो पुलिस कस्टडी में है, इन सबकी मिली भगत इसमें सामने आ रही है। अब विनोद बने रहे हमारे साथ। राम मंदिर ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देव गिरी ने एक बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा कि कोषाध्यक्ष पद से इस्तीफा देने की कोई योजना नहीं है। मुझे लगता है कि इस्तीफा देने की जरूरत नहीं है। मंदिर में चढ़ावा चोरी की घटना से हम सभी आहत हैं। पुणे में ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देव गिरी का बयान सामने आया है और विनोद हमारे साथ लगातार बने हुए। विनोद, इससे पहले इस तरह की बात सामने आई थी कि गोविंद देवगिरी इस्तीफा दे सकते हैं क्योंकि वो अयोध्या में बहुत ज्यादा वक्त नहीं बिता पाते हैं। ऐसे में ये बात भी सामने आई थी, लेकिन अब उन्होंने कहा कि ऐसा लगता नहीं है कि इस्तीफा देने की जरूरत पड़ने वाली है। देखिए, इस्तीफे की बात को वो लगातार खारिज कर रहे हैं। जब ट्रस्ट की बैठक हुई थी उसके बाद से अगले दिन उससे सवाल पूछा गया था कि आपकी जिम्मेदारी बनती है कोषाध्यक्ष कि आप इस्तीफा देंगे, तब उन्होंने मना कर दिया था। खबर आई कि जो दिनेंद्र दास हैं, ट्रस्ट के एक मेंबर है, निर्मोही अखाड़े से जुड़े हुए हैं, उनकी तरफ से ये बात आई थी कि उन्होंने इच्छा जाहिर की है क्योंकि बहुत ज्यादा वक्त वो अयोध्या में नहीं दे पाते हैं। उनका आश्रम जो है वो पुणे में है और मैक्सिमम टाइम वो पुणे में देते हैं। ऐसे में बतौर कोषाध्यक्ष की कई सारी जिम्मेदारियां होती है जिसका समय से निर्भर नहीं हो पाता, तो उन्होंने इच्छा जाहिर की थी। हालांकि अब उन्होंने इस बात का खंडन भी कर दिया, लेकिन माना यह जा रहा है कि जिस तरीके की भूमिका एक कोषाध्यक्ष की होती है उसमें उसको मैक्सिमम टाइम अयोध्या में देना चाहिए। आपको जो एसआईटी जो ट्रस्ट ने कमेटी का गठन किया, आपको याद होगा कि उसमें 3 लोग, उसमें जो उनकी प्राथमिकता है उसमें यह है कि जो भी सीईओ बनेगा वो अयोध्या में ही रहेगा। तो अब ये माना जा रहा है कि अगर सीईओ की नियुक्ति होती है और सीईओ 24/7 जो है अयोध्या में रहता है तो शायद कोषाध्यक्ष की भूमिका को थोड़ा सा ढील मिल सके और वो शायद अपना टाइम, अगर वो नहीं भी रहते हैं तो सीईओ उस भूमिका को निभा सकता है, तो शायद इस वजह से उनको इस्तीफा देने की जरूरत न पड़े। लेकिन माना यह जा रहा है कि अब जब सीईओ की एक नियुक्ति हो जाएगी और 24/7 वो अयोध्या में रहेगा और 24 घंटे निगरानी करेगा, तो इन चीजों को जो एसओपीज है उसको बेहतर तरीके से लागू किया जा सकता है, उनकी मॉनिटरिंग बेहतर हो सकती है, मैनेजमेंट को बेहतर किया जा सकता है। बिल्कुल, बहुत जरूरी है कि ट्रस्ट पर एक बार फिर से आम श्रद्धालुओं का विश्वास हासिल हो और उसके लिए जरूरी है कि एसओपी का सख्ती से पालन किया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया विनोद, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।